हेलो गाइज, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी। और क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ेंगे एनपीओ के बारे में। खैर उससे पहले एक थोड़ा शेयर हो जाए कि बच्चा ना जाने कब जवान हो गया, थोड़ी सी आई थी मूछे और पहलवान हो गया। और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि अब ऑनलाइन पढ़ने का इंतज़ाम हो गया। खैर तो ये ऑनलाइन पढ़ने का आपके लिए इंतज़ाम है। आपको इस प्लेलिस्ट पर रहना है। प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियो मिलते रहेंगे। ये आज पहला वीडियो। तो गाइस हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो बातचीत कर लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या फिर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। एनपीओ आपने सिंपली नाम सुना होगा एनजीओ वगैरह का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं शुरुआत की गई हैं या प्रॉफिट मोटिव के लिए शुरू नहीं किए गए हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट कमा नहीं रहे, पर वो प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा, उसको किसी और नाम से बोला जाएगा। तो जिनका मोटिव, मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका मेन मोटिव जो है सोशल वेलफेयर है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस की जो है के ट्रांजैक्शन भी अपने अलग टाइप के होंगे। तो इसी टाइप से उनकी अकाउंटिंग भी जो है थोड़ी अलग टाइप की होगी। ठीक है, वो कोई चीज़ें वगैरह बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो, खैर अलग बात है, लेकिन इनकी अकाउंटिंग भी अलग टाइप की होगी। अब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं? जैसे कोई आपने बहुत सारी वेलफेयर सोसाइटीज़ वगैरह देखा होगा, बहुत सारे क्लब सुने होंगे, है ना। जैसे आपने लायंस क्लब वगैरह का नाम सुना होगा, आपने कोई सेवा संस्था का नाम सुना होगा, तो या फिर आपने कोई चैरिटी क्लब वगैरह का नाम सुना होगा। तो या और भी ऐसे एनजीओ वगैरह हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक, इसमें स्कूल से हॉस्पिटल वगैरह इस टाइप की जो कमेटी बनती है वो भी इसी में शामिल है। तो इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के लिए अकाउंटिंग का जो मेथड है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। तो वो क्या है? देखिए, इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको मेनली 3 चीज़ें बनाना रहती है। जिस तरीके से हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये सब बनाना रहता है। इसी टाइप से यहाँ पर भी ये मेनली इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैश बुक बना कर रखते हैं। मतलब कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मतलब क्या चीज़ आ रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं, इस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। अब वो रिकॉर्ड रखते हैं, उसको आप सिंपली कैश बुक बोल दें। तो कैश बुक को बना के रखते हैं और फिर उस कैश बुक की एक समरी बना ली, है ना। साल भर में भाई कितना पैसा आया गया, किस चीज़ के लिए कितना आया, किस चीज़ के लिए कितना गया, समरी बना ली। समरी बनाने के बाद में फिर एक अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट का नाम होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये हमारा आज का पढ़ने का टॉपिक रहेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसा होता है, ये हम पढ़ेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक कहीं की पूरी कंप्लीट समरी है, जिसमें कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन के पास आया है, कहाँ से आया है, और कितना ऑर्गेनाइजेशन के पास से पैसा गया है। ये अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल अकाउंट है ये। तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो पैसा इस साल का है, अगले साल का है, पिछले साल का है, कोई मतलब नहीं। ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि वो रिवेन्यू नेचर का पैसा है, वो कैपिटल नेचर का पैसा है, वो किसी भी चीज़ का पैसा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है पैसा आया है, रिसिप्ट साइड में इसमें लिखते हैं, पैसा गया है, पेमेंट साइड में लिखते हैं। ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट कैश बेसिस पे भी चलता है, यानी कि कैश आया और कैश गया, बस एक्रूअल बेसिस पर नहीं चलता है। जितने भी अकाउंटिंग होती है हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। तो ये एक्रूअल बेसिस पर नहीं बनता है, कैश बेसिस पे बनाना है इसको। में कैश आया या कैश गया, बस दैट्स इट। इस साल का पिछले साल का कोई मतलब नहीं, है ना। रेवेन्यू है, कैपिटल नेचर का कोई मतलब नहीं, सिर्फ लिखना है। तो एक तो ये अकाउंट हो गया। अब इसी अकाउंट की हेल्प से दूसरा अकाउंट बनता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इवन बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ हो और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहे। तो नेक्स्ट जो है हमारा अकाउंट जो हमें इसमें बनता है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। और इसमें आपको ये देखना है कि पैसे इसी से मतलब इसी ईयर के हैं कि नहीं है, मतलब ये एक्रूअल बेसिस पे चलेगा। अगले साल के हैं तो इस साल नहीं आना चाहिए, पिछले साल के तो वो भी साल नहीं आना चाहिए। इसमें मतलब बिल्कुल अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक। तो ये बड़ा ही थोड़ा एक पेचीदा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या जो फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट का जो फंडा है वही का वही यहाँ पर फंडा सेम टू सेम है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस नॉन प्रॉफिट होता नहीं है या फिर हम उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर नाम डिफरेंट यूज होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही। फिर इसके बाद में बनाना रहती है आपकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो देखिए, बैलेंस शीट जैसी ही होती है। पेमेंट अकाउंट की, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की यदि हम बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट एक सिंपल सा अकाउंट है। जैसा मैं बाद में मैंने बातचीत की कि एक साइड रिसिप्ट और एक साइड पेमेंट सारे लिख देते हैं, यानी एक साइड जितने भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो लिख दिया और आपने एक साइड में पेमेंट वाली चीज़ें लिख दी। अभी हम इसके जो फॉर्मेट है इसका, वो फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा। आपके पास जैसे इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कि पहले से आप पिछले साल का पास अमाउंट पड़ा हुआ है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है, तो ये आपने लिख दिया है इसमें। फिर इस साल सब्सक्रिप्शन, जैसे आपके संस्था है तो संस्था में मेंबर बनेंगे, तो उनको सब्सक्रिप्शन चार्जेस आप उनसे लेते हैं, सब्सक्रिप्शन आप कुछ अमाउंट रखते हैं, तो वो आपने अमाउंट आपके पास आया, मान लेते हैं कि इस बार आपके पास 50,000 रुपीज़ आए, आपको कहीं से डोनेशन वगैरह मिला है, मैं मान लेता हूँ वो भी 50,000 आपको मिला। और भी इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो रेवेन्यू नेचर की हो सकती है, कैपिटल नेचर की हो सकती है, वो कौन कौन सी हो सकती है एक बार हम अभी फॉर्मेट देखेंगे। फिर आपने कोई खर्च किया, कोई इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए आपने 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, रेंट पे किया, तो रेंट में मान लेता हूँ आपने 10,000 रुपीज़ का रेंट पे किया। सन्ड्री एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस हो गया आपके मान लीजिए 10,000 के। इस तरीके से आपके पास टोटल आया इसका 2 लाख रुपीज़ का। और जो है आप देखेंगे कि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस कितना 1,30,000। तो ये सिंपल टाइप का जो है इसको बनाने का तरीका है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये सोचना है कि बस पैसा आया है तो लिखना है। तो थोड़ा सा हम इसके जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को हम देख लें कि भाई रिसिप्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी और पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें, आपकी स्क्रीन पर मैं जो है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें रिसिप्ट साइड में आएगी और कौन सी चीज़ें पेमेंट साइड में आएगी। तो आप देख रहे हैं रिसिप्ट साइड में आप देखेंगे कि टू बैलेंस BD। अब बैलेंस केस में हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, अमाउंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिर आप देखें रेवेन्यू रिसिप्ट जरी हुई है, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ पीरियडिकल्स। देखिए जैसे कोई न्यूज़ वगैरह या कोई जनरल वगैरह भी पब्लिसिटी कोई करता ही, इंस्टीट्यूशन कोई संस्था यदि करती है तो उसके थ्रू भी जो कमाई हो रही है वो भी यहाँ आएगी। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई स्पोर्ट्स वगैरह के लिए संस्था जो चलती है, कोई NP वगैरह चल रहा है तो उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बेची है तो वो अमाउंट हो गया। लोकर रेंट, कोई लोकर सुविधा वगैरह दे रहे हो तो उसका अमाउंट वगैरह मिल गया। सेल ऑफ स्क्रैप बेच दिया तो वो अमाउंट लिखेंगे। प्रोसीड ऑफ शो, कोई जैसे कोई पुराने टाइम में कोई शो वगैरह किया करते थे, कोई किसी टाइप का वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज किए, कोई शो ऑर्गेनाइज किया है तो उससे मिला हुआ पैसा। मिसलेनियस रिसिप्ट, और कोई छोटी मोटी और कोई रिसिप्ट मिल रही हो। एंट्री फीस, ग्रांट इन एड, कोई ग्रांट मिल गया हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुदान वगैरह मिल गया हो।
अब कैपिटल रिसिप्ट है तो वो भी लिखना है। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो ये कैपिटल रिसिप्ट हम आगे पढ़ रहे हैं ये जाएगी बैलेंस शीट में, इसलिए इसको दोनों अलग अलग हमने कर रखा है। तो इसमें आप देखें लीगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक डोनेशन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, एंडोमेंट फंड, इनमें से कोई भी सारी चीज़ें तो सारे आपने लिख दिया। अब ये जो लास्ट में लिखा है टू बैलेंस CD या मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि माइनस में बैलेंस आ रहा तो इस साइड आएगा। खैर, यदि हम पेमेंट साइड में देखें तो यदि ऑलरेडी आप ओवरड्राफ्ट में ऑलरेडी जो है आपका माइनस में बैलेंस है तो उसकी शुरुआत किधर से होना चाहिए? शुरुआत ऑब्वियसली बात है पेमेंट साइड से होना चाहिए। तो अब आप जो भी खर्चे कर रहे हैं, जैसे कि बाय रेवेन्यू पेमेंट्स, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, एडवर्टाइजिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, ऑडिट फीस, ऑनरेरियम, सम्मान राशि वगैरह किसी को देते हैं तो, कन्वेंस, न्यूज़पेपर्स, रिपेयर, बाइक, ये तो सारे हो गए रेवेन्यू खर्चे। अब कैपिटल खर्चे, परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यदि कोई परचेस किए तो, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके अलावा ये सारी चीज़ें रेवेन्यू और कैपिटल खर्चे सारे हो गए। अब लास्ट में जो आपके पास बैलेंस बच रहा है तो वो कैश में भी हो सकता है या बैंक में भी हो सकता है, तो बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस करके हम जो है लिख देंगे। ठीक, तो आपने पूरा फॉर्मेट देखा, आपने देखा जो पूरा फॉर्मेट जो है वो पूरा फॉर्मेट यदि आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि रिसिप्ट साइड में कौन कौन सी जाएगी, पेमेंट साइड में कौन कौन सी जाएगी। जो भी चीज़ें रेवेन्यू नेचर की है, यानी कि जो रूटीन नेचर की है, ऐसा नहीं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हो रही हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है, वो सारी चीज़ें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, और जो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल की वाली चीज़ें हैं वो बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक, तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, 1-2 क्वेश्चन ही इसके करने की रिक्वायरमेंट है, बाद में फिर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पर आएंगे। आई होप आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई होगी, और नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आपको यदि वीडियो अच्छा भी लगा हो, यदि कुछ टेक्निकल फॉल्ट लगे हो तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।